लिखा हुआ है, बट अभी शेड्यूल मैंने कैरी नहीं किया। हाँ, तभी कितने दिन हो गए? कब चालू किया था अपन ने? 15 को चालू किया ना। हाँ, तो 15 को चालू किए, बीच में संडेज वनडेज जाएगा 25 तक के, 25-28 तक जाएगा। नहीं मार्च नहीं, फेब। हाँ, उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा और क्या जाएगा? कि बचे ही कुछ खास नहीं। हाँ, 19 क्लास हुई है। 19 हुई बस। तो हाँ, तो 19 मतलब 20 ही हुई है, 15 क्लासेस बची, तो ठीक है ना, अपना कैलकुलेशन सही तो चल रहा है। 25 तारीख बताया, 10 तारीख है। माय गॉड, हाउ परफेक्ट है मैं। ठीक है, तो अगर बात करें, हाँ चालू हो जा भाई। चलो 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 चलो। Audit exam oriented batch। चलो भाई, ठीक। चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, नाम का दोस्तों ऑडिट। चलिए, तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों कल अपन ने किया था क्वेश्चन बैंक। क्या आपको याद है ऐसा कुछ? यस और नो? चलो एक बार अपन चेकआउट कर लें अपना बच्चा क्या क्या है बेटा, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि हमें पढ़ना अब कितना है, कितने दिन का आपका मेरा सफ़र बेटा है अब साथ में। आइए, तो सबसे पहले चीज़ अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अपना कंप्लीट हो गया क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। बोलो यस और नो? यस। नेचर ऑफ ऑडिट, ऑडिट एविडेंस, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर, ओके। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो हमारा ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ये अभी हमारा हुआ नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस स्टैंडर्ड अभी रुक जाते। ऑडिट रिपोर्ट हमारा हो गया क्या? चलो, मिसलेनियस स्टैंडर्ड में अपने सिर्फ स्टैंडर्ड के नाम पे कुछ ही स्टैंडर्ड बचे हैं, जो कि मुझे याद आ रहा है 220 बचा है, 300 की सीरीज़ में कुछ नहीं बचा है, 400 की सीरीज़ में कुछ नहीं बचा है, 500 की सीरीज़ में 550 बचा है, 570 बचा है, 710 बचा है, बस इतने ही बचे। यस, तो ये स्टैंडर्ड्स हमारे बचे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कारो नहीं हुआ। ओके, स्पेशल ऑडिट में कुछ कुछ टॉपिक्स अभी हमारे बचे हैं। तो कुल मिला करके अगर हम बात करें, तो हमारा अभी एक ये छोटा सा टॉपिक बचे गवर्नमेंट ऑडिट, एक ये छोटा सा टॉपिक बचा ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन क्या करते हैं बेटा? गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट को कंप्लीट करते हैं, छोटा सा टॉपिक ही है, कंप्लीट हो जाएगा। समय मिला जो कि नहीं मिलेगा, तो फिर अपन क्या करेंगे? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। आ जाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 6 दोस्तों। नाम क्या दिया हुआ जल्दी बताएंगे? गवर्नमेंट ऑडिट। कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर हम गवर्नमेंट ऑडिट की बात करें तो बहुत ही इज्जत है बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक की या इस पर्टिकुलर चैप्टर की। 6 से 8 मार्क्स का आपके एग्जाम में, सॉरी 4 से 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज व्हाट? गवर्नमेंट ऑडिट। साहब, गवर्नमेंट ऑडिट अलग से इज्जत क्यों दे रहे हो? ये होता क्या है गवर्नमेंट ऑडिट? गवर्नमेंट ऑडिट मतलब बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट का ऑडिट करना। तो सर गवर्नमेंट मतलब हम बीजेपी का ऑडिट करेंगे? आंसर इज नो, उनका ऑडिट नहीं करेंगे, उनके कामों का ऑडिट करेंगे। आज जो कंपनीज हैं बहुत सारी जो गवर्नमेंट के अंदर है, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है, बहुत सारी पॉलिसीज है जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हैं, इन सभी चीज़ों का एक बार ऑडिट होना चाहिए कि क्या ये सारी स्कीम्स अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं। क्या बोला मैंने? अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। क्या मैंने ऐसा बोला कि हम उसके फाइनेंशियल पार्ट को चेक करेंगे? नहीं, मैंने आपको बोला वो स्कीम अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। मतलब यहां पर आपके ऑडिट के अंदर आपको यह भी देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो ऑपरेशन वाइज कैसी है।
फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने काम किया है क्या वो काम करने की जरूरत भी थी या नहीं थी। क्या गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसमें जो पैसा लगाया है क्या उतना पैसा लगाने की जरूरत भी थी या नहीं थी। मतलब आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि यहां पर जो कार्यक्रम होने वाला है गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर, ये सिर्फ ओपिनियन देने का कार्यक्रम नहीं होगा बेटा, यहां पर हमें और भी चीजों को अंदर घुस करके देखना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट ऑडिट क्या है, तो बोला जाता है गवर्नमेंट ऑडिट इज अ पोसी, इट इज अ पोसी। सर व्हाट इज दिस पोसी? पोसी मींस प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट। क्या क्या बताइए दोस्तों? प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट। क्या बोला बेटा? प्रोफेशनल, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, independent examination of financial, administrative and other operation। फाइनेंशियल का भी, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी, ऑपरेशन का भी, किसका? पब्लिक एंटिटी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भैया फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन पहले तो ये देखेंगे, और ठीक है भैया लास्ट में क्या कर लेंगे? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कर लेंगे। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग देम। क्यों करना है? ताकि हम उन्हें इवैल्यूएट कर पाए, ताकि हम उन्हें वेरीफाई कर पाए, और वेरीफाई करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट में अपना रिकमेंडेशन देंगे। मतलब आप समझ रहे हो क्या गलतियां सरकार से हुई है, सिर्फ हम उन गलतियों पर उंगली नहीं उठाएंगे और रिपोर्ट में ये भी देंगे कि क्या करने से वो चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो ये जो काम होने वाला है, ये काम बहुत ही नैरो स्कोप है। कैसा स्कोप है? वाइडर स्कोप है। नहीं तो अभी तो अपना काम सिर्फ उंगली उठाने का था, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, एडवर्स रिपोर्ट डाल दूंगा। अरे आया कि नहीं आया? लेकिन अब आपको रिकमेंडेशन देना पड़ेगा, गलत किया तो क्यों किया और उस गलती को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या ये बात समझ में? और इसीलिए क्योंकि यहां पे इसका काम वाइडर है, इसीलिए अलग से एक अथॉरिटी बना दी गई है गवर्नमेंट ने, जिस अथॉरिटी के पास अधिकार है गवर्नमेंट ऑडिट करने का, और वो अथॉरिटी का नाम है कैग, जैसे अपन बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई ये जो कैग है भाई, ये कैग जो होता है इसे अपन बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पवित्र इंसान को बेटा क्या बनाया जाता है? कैग बनाया जाता है। सबसे पवित्र इंसान होता है ये, ठीक है। ये बेसिकली CA हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसने UPSC वगैरह किया होता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स दिए होते हैं, गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं एज अ ब्यूरोक्रेट काम किया होता है, और इनके दामन में एक भी दाग नहीं होता बेटा। ऐसे ही इंसान को क्या बनाया जाता है? कैग बनाया जाता है। अभी हमारे बीच में जो बेटा कैग है उनका नाम है मुर्मू साहब। क्या है बेटा? मुर्मू साहब। इसके पहले जो थे वो थे दीक्षित साहब, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल अभी है मुर्मू जी, और इनका सीधा अपॉइंटमेंट किया है मुर्मू जी ने ही। मुर्मू जी ने अपॉइंट किया बेटा किसको? मुर्मू जी को। भैया भाई मुर्मू कैसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और जो कैग है उनका नाम कुछ और है, वो भी एक मुर्मू जी है लेकिन उनका नाम कुछ और है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। ये क्या काम करते हैं? ये ऑडिट करते हैं ऑल डिसबर्समेंट एंड ऑडिट ऑल अकाउंट्स ऑफ मनी एडमिनिस्टर्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाट इज पार्लियामेंट? सेंट्रल। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट। अपने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, पता है कि नहीं? अपने यहाँ राज्यसभा है, पता है? राज्यसभा रोड है ना अपने यहाँ? कौन सी रोड है? विधानसभा। मेरे भारत देश के बेशरम नागरिकों, अगर अपन बात करें तो राज्यसभा बेटा दिल्ली में, हम रायपुर में बैठे हैं, समझ में आया? तो स्टेट लेजिस्लेचर को अपन क्या बोलते हैं बताइए? विधानसभा। अब पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट की बात होती है सेंट्रल की, मतलब कैग ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हरकतों का करता है और स्टेट गवर्नमेंट की हरकतों का भी करता है। इनकी औकात जो है वो सबसे पवित्र और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान की जैसी औकात रहती है, जिनका ओहदा है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा। आपको पता ही होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है बेटा आफ्टर प्रेसिडेंट। मोदी जी भी पावरफुल नहीं है, मोदी जी को भी हैंग टिल डेथ दे सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। मोदी जी दे नहीं सकते, वो कर देंगे बात अलग है, लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है, तो ऐसा हैंग टिल डेथ का ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है। सैलरी एट इज एट डिटरमाइंड बाय व्हाट दोस्तों? पार्लियामेंट, बट ड्रॉज इक्वलेंट टू डेट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। 6 साल का इनका काम होता है, रिटायर हो जाते हैं 65 साल की उम्र में। रिमूव अगर इन्हें किया जाएगा तो प्रूवन मिसबिहेवियर पे ही किया जाएगा, या फिर कम से कम 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस जो प्रेजेंट करेंगे और वोट करेंगे इनके खिलाफ, तभी किया जाएगा, इनको अलग किया जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअली में उंगलियां किसके ऊपर उठाते हैं?
गवर्नमेंट के ऊपर उठाते ना। आपने नाम सुना 2G? 2G स्कैम हुआ था, ठीक है। 2G स्कैम मतलब जैसे 3G 4G 5G पे बैठे अपन, वैसा 2G था एक ज़माने में, ठीक है। तो उस ज़माने के अंतर्गत 2G स्कैम किया था, और 2G स्कैम किया था उस ज़माने के टेलीकॉम मिनिस्टर ने बेटा, ए राजा, क्या नाम था, ए राजा, ठीक है। तो ए राजा साहब ने क्या किया, 2G स्कैम किया, और 2G स्कैम के थ्रू हमारे देश को उन्होंने क्या दिया बेटा, ये देखो इतने का नुकसान दिया, लॉस टू द नेशन। होमवर्क मार्क कर लेंगे बेटा इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो होमवर्क मार्क कर लेंगे इसको। और इतने का घोटाला किया, और ये घोटाले का जो यहाँ पर फिगर अभी अपन ने देखा है, ये घोटाले का फिगर, तो आपको हो गया थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो बाजू में वहाँ कैग रिपोर्ट दिख रहा है आपको, इतना तो दिख ही रहा होगा बेटा। तो ये जो इतना बड़ा घोटाले का फिगर है, ये ए राजा जो मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है बेटा, ठीक है, उसने लॉस टू द नेशन कितना दिया बताओ, कितना दिया है? क्या लिखा है बेटा वहां पे? लिखा है औकात के बाहर। क्या लिखा है? हाँ, समझ में आया? तो 1,76,000 करोड़ रुपए, तो 1,76,000 करोड़ का हवाओं का घोटाला हुआ, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ, गवर्नमेंट की बिडिंग में टेलीकॉम मिनिस्टर ने किया था। अब इसकी रिपोर्ट दी है कैग ने, और ये कैग ने रिपोर्ट कोई बीजेपी सरकार के आने के बाद नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार चल रही है उसी समय, कांग्रेस के टेलीकॉम मिनिस्टर के ऊपर ये लांछन लगाया कि तुमने 1,76,000 करोड़ का क्या किया है, बताओ ना, घोटाला किया है। तो आज अगर मान लीजिए कैग इतना बड़ा क्या ले पा रहा है, इतना बड़ा स्टेप ले पा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी के ही मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, तो तुम समझो मिनिस्टर पर आरोप नहीं, पूरी पार्टी के ऊपर आरोप है, ये करप्शन का आरोप है। तो ऐसे में तो कैग को कभी भी उठा करके फेंक दिया जा सकता है, लेकिन रूलिंग पार्टी की भी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलती है, कम से कम 2/3 मेंबर होने चाहिए बेटा। 2/3 तो बहुत ज्यादा हो गए ना, यस और नो? तो जैसे ही कांग्रेस वाले बोलेंगे निकालो, वैसे ही बीजेपी वाले भाई अपना है, चुना भी नहीं, अरे आया कि नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है उन लोग कभी साथ नहीं देंगे। जब ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगाएगा, सर क्या बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया क्या कैग ने? बिल्कुल लगाया बेटा। और इन्होंने लगाया किसके ऊपर? The CAG reports on August 10, phase 1 of Bharatmala program for building national highway in the country stated that Dwarka Express was being built at a cost of 250 crore per kilometer as against the union cabinet approved costing of 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। बेटा कितने में बनना चाहिए था? 18 करोड़ पर किलोमीटर में। जो रोड पे तुम चलते हो ना, उसकी 1 किलोमीटर की कॉस्ट 18 करोड़ है। एक्सप्रेस वे, गली की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस वे में लगता है उतना, ठीक है। तो एक्सप्रेस वे को बिल्ड करने का एक लगभग कैबिनेट ने कितने का अप्रूवल दिया था? 18 करोड़ पर किलोमीटर। भाई साहब ने बना दी कितने पे बेटा? 250 करोड़ रुपए। इट्स जस्ट 14 टाइम्स ऑफ व्हाट वाज अप्रूव्ड। और ये बताओ लांछन किसने लगाया? बट मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे बेटा, गडकरी साहब के ऊपर ही लांछन है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बस इतना ही कर पाए कि मीडिया तक ये बात नहीं आने दी, अरे समझ, बस इतना ही कर पाए वो। लेकिन कैग को जो लिखना था वो लिख दिया, क्योंकि कैग किसी से डरता नहीं ना भाई, तुम उसको रिमूव कर नहीं सकते। उसकी औकात सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है, और सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी टाइप समझ लो, आफ्टर प्रेसिडेंट। मोदी जी की गाड़ी खड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी खड़ी है, पहले निकलेगी सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी, बाद में निकलेगी मोदी जी की गाड़ी। इतना औकात रखता है वो आदमी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो फैसला है वो अल्टीमेट फैसला है ना, इसके ऊपर कोई नहीं बैठा ना। आज अगर मैं ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल बताता हूँ, राफेल डील को लेकर के कितना यहाँ पे वाद विवाद चल रहा था। अगर आप थोड़े बहुत पॉलिटिकली पता हो तो आज से 5 साल पहले जो कांग्रेस सरकार है उनका एक ही मुद्दा था पिछले वाले इलेक्शन में कि राफेल डील गलत किया, राफेल डील में देश को इतने का नुकसान हो रहा है, ये है वो है। मोदी ने बोला ठीक है सुप्रीम कोर्ट भेज दो केस को, केस गया सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सब शांत हो गए। मतलब आप समझो मोदी जी कितना भी स्टेज से बोल रहे भैया नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया नहीं है, तभी माना गया कि नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जज मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी हो गया ना, और उन्हीं की औकात जितना कौन है? अपना कैग है। अरे आया कि नहीं आया? कैग की फोटो भी दिखा देता हूँ बेटा, नहीं तो आपको लगेगा कभी मुर्मू साहब देखने ही नहीं मिले बेटा आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, मुर्मू साहब एकदम भोले वाले आदमी बेटा, एकदम। ये देखो बेटा, ये रहे अपने मुर्मू साहब। अरे आया कि नहीं? तो ही इज व्हाट दोस्तों, कैग। इसके पहले अलग कैग थे बेटा, ये तो अभी भी मुर्मू साहब ही दिख रहे हैं। दीक्षित साहब भी थे, उनकी फोटो यहाँ पर नहीं आ रही, मुर्मू साहब ने पूरा कैप्चर कर लिया बेटा, ठीक है।
अगर अपन बात करें तो ही इज़ व्हाट, मुर्मू साहब, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं, क्या यहाँ तक कि आपको चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों? तो कैग के बारे में मैंने आपको काफ़ी बताया। अब हमें बस नॉर्मल बातें करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बीच में, ड्यूटीज़ ऑफ कैग, कैग का क्या काम है? तो दोस्तों कैग का काम ये है कि जैसे सीए जो होता है बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑडिटिंग करता है, लेकिन कैग सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग नहीं करेगा, इनफैक्ट अकाउंटिंग करने का काम भी कैग का ही हो जाता है। क्या काम बेटा? अकाउंटिंग करने का। मतलब इनका ड्यूटी है, ड्यूटी टू व्हाट दोस्तों? ड्यूटी एंड सबमिट अकाउंट्स, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स। जो यूनियन टेरिटरीज है, जो स्टेट्स है, उनके अकाउंट्स को कंपाइल करना और सबमिट करना, ये भी काम किसका है बताइए? कैग का है। जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिट, क्या बोल दिया गया भाई कि आज अगर अपन बात करें दोस्तों तो भाई कहीं ना कहीं सरकार के पास बहुत सारा पैसा आता है, और सरकार के पास जितना भी पैसा आता है ये दो फंड में जाता है। या तो ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, या तो ये जाता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। अभी रेल एक्सीडेंट होता है, एक मंत्री पहुंच जाता है, घायलों को 1 लाख रुपए, मरने वालों को 5 लाख रुपए, क्या ये अपनी जेब से देते हैं? ये देते कंटिजेंसी फंड से। अभी कोविड वैक्सीन के लिए कुछ करना हो गया, अगर मान लीजिए कोविड आ गया, देश के अंदर त्राही मच गई है और सरकार को स्टेप उठाना है, ये पैसा कहाँ से आएगा? कंटिजेंसी फंड से। इसके अलावा सरकार जितना भी बजटिंग बनाती है, वो बजट बनाती है अपना कहाँ से बेटा? कंसोलिडेटेड फंड से। तो जितना भी बजट आएगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना डालेंगे, रेलवे में इतना डालेंगे, इसमें इतना डालेंगे, ये सब पैसा कहाँ से आएगा? सब पैसा कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितना भी पैसा टैक्स के नाम पे तुम दे रहे हो, वो एक ही जगह पर जाकर के घुसता है, और जिसका नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसको ऑडिट करना, रिपोर्ट करना ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू व्हाट बेटा? कंटिजेंसी fund, and to audit and report on all trading, manufacturing, P&L and what दोस्तों? balance sheet of what दोस्तों? subsidiary kept in any department of the union or state। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? तो कंसोलिडेटेड फंड्स के सारे एक्सपेंडिचर, कंटिजेंसी फंड के सारे एक्सपेंडिचर, अपने जितने भी पीएनएल ट्रेडिंग बनाए हैं, किसके? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एग्जांपल दो ना, रेलवे इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, समझ में आया? तो उस डिपार्टमेंट में जितना भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट जो भी बनी है, उसका ऑडिट भी कौन करेगा बताइए? कैग करेगा। तो कैग का पहला काम क्या बताइए? कंपाइल करना एंड सबमिट करना, क्या? अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट। दूसरा है जनरल प्रोविजन ऑफ ऑडिट। तीसरा है बेटा ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। किसका? अंदर पढ़ो बेटा। ऑफ एनी अथॉरिटी सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड बाय ग्रांट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। साहब ये क्या बोल रहा है? थोड़ा सा पढ़ो ना, जितना मैंने येलो किया, जितना पहले से पल है, पढ़ो एक बार इस लाइन को। वेरी गुड। कोई भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपने किसी को ग्रांट दिया है, तो उस अथॉरिटी का ऑडिट भी कैग करेगा। इसी चक्कर में बेटा कॉमनवेल्थ गेम फंस गया। कलमाणी चाचा ने क्या कराया था बेटा? CWG क्या था? कॉमनवेल्थ गेम। आपने आमिर खान की फोगाट वाली मूवी देखी होगी बेटा, गीता फोगाट, नाम सुना है? ऐसा ना। तो अगर अपन बात करें, वो कॉमनवेल्थ गेम था जो दिल्ली में कराया जा रहा था। तो कलमाणी चाचा ने उस पर क्या किया बेटा? स्कैम किया। और स्कैम क्या किया बेटा? मतलब नेक्स्ट लेवल स्कैम किया। समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं बेटा कॉमनवेल्थ गेम, अगर हम बात करें, ये देख सकते हैं कलमाणी चाचा बेटा, ऊपर सोनिया गांधी, नीचे कौन है बेटा? कलमाणी चाचा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ये मनमोहन सिंह जी के साथ है। अब कलमाणी चाचा की अगर बात की जाए तो उन्होंने स्कैम जो किया है, उन्होंने क्या क्या स्कैम किया, तो ये रहा आपके सामने दोस्तों। हाँ 70,000 करोड़, 30,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये सब तो छोटे छोटे फिगर्स हैं बेटा इस स्कैम के सामने। इन्होंने ऑपरेशनली भी देखा जाए तो पूरा का पूरा मतलब अच्छे से कॉमनवेल्थ गेम भी नहीं हुआ, प्लस पैसा भी बहुत लगा दिया। जैसे इन्होंने एथलीट्स के लिए ट्रेडमिल्स मंगाई थी, जो ट्रेडमिल जितने में खरीदी जा सकती थी उससे 2 लाख रुपए महंगे में तो रेंट पे लिए। समझ में? टिश्यू पेपर आए 80 करोड़ रुपए के, पता नहीं टिश्यू पेपर की फैक्ट्री डाली है, क्या किया है इन लोगों ने। 80 करोड़ का टिश्यू पेपर किसको बोलते हैं बेटा? समझ में आया? इन्होंने एक अलग से फ्लाईओवर बनाया ताकि क्या किया जा सके, पूरे ट्रैफिक को रूट कर दिया जा सके कि भैया दिल्ली के वो कॉमनवेल्थ गेम एरिया में जाना है, बहुत लोग आएंगे देश विदेश से, तो फ्लाईओवर बनाया कि उसे रूट करे। वो एक रात पहले ही गिर गया। अरे समझ में आया कि नहीं? फ्लाईओवर क्या हो गया? एक रात पहले ही गिर गया। तो ये सब क्या है? ये सब इनके करप्शन की कहानियां हैं। और ये कहानियां किससे सुनाई बेटा? कैग ने।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या क्या बोला है, 70,000 ऑन दी व्हाट बेटा, और यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे इन्होंने दिया है क्या, 1.4 करोड़ का लॉस हुआ है, प्राइवेट फर्म्स है, 4 ईयर सेंटेंस, और ऊपर आएंगे फॉर वेरियस ऑफेंस। अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफेंसेस कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया है इन्होंने, मैंने कहीं कुछ गलत वाला खोल दिया गया। चलो ठीक है, छोटे मोटे अमाउंट यहाँ पर है, ठीक है। ये तो फाइन के अमाउंट है, इन्होंने कितने का कांड किया, छोटा नहीं, इसमें पूरा केस जो हुआ था वो लंबा था, 81,000 करोड़ का घोटाला था ये, ठीक है। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर, इसमें नहीं दिया, यहाँ पे ये अलग अपन ने कोई न्यूज़ अलग खोल ली होगी, ठीक है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम का ये रहा बेटा, ये रहा फिगर, ठीक है। तो प्लीज़ मार्क इट एज होमवर्क, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे भी लिखा हुआ है, देख लो कम से कम, ठीक है। 70,000 करोड़ रुपए, तो वही लिखा है ना। तो टोटल लॉस टू इंडिया एंड CWG स्कैम, ठीक है। तो कलमानी चाचा की वजह से कितने का हुआ, 70,000 करोड़। ये बैक टू बैक लॉसेस थे बेटा देश को, ऐसा नहीं कि इन्होंने थोड़ा रेस्ट मोड पे गए, मतलब बैक टू बैक। ये 6 महीने की आड़ में ऐसे ऐसे बड़े बड़े फिगर्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि फिर एयरपोर्ट का हुआ, फिर आदर्श स्कैम हुआ। तो ये कारण यही तो है कांग्रेस सरकार के जाने का, जिस सरकार ने 70 साल देश में वर्किंग किया है, अब वो अगर मान लो छोड़ के जा रही है, तो आप समझ लोगे ना कि क्या लेवल पे काम किया होगा, तब जाकर के जाना पड़ा। तो वो लेवल पे काम यही था कि बैक टू बैक करप्शन की बहुत रिपोर्ट आई है। ये सारी रिपोर्ट किसने दिया बताइए, कैग ने। तो कॉमनवेल्थ गेम भी एक्चुअली में आता नहीं, कॉमनवेल्थ गेम कराता है ओलंपिक्स। ये क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कंसोलिडेटेड फंड से गया, क्यों गया, अतिथि देवो भव। वो बोले भाई आप हमारे देश में आएंगे और खुद पैसा खर्चा करके काम करेंगे, हमको अच्छा, हमें मौका दो, हम कब करप्शन करेंगे, समझ में आया। तो इन्होंने उठा करके क्या किया, बोले भैया अतिथि देवो भव, ओलंपिक एसोसिएशन कोई खर्चा नहीं करेगी, देश विदेश से जितने लोग आएंगे देश की गरिमा बढ़ेगी, हम ऐसा काम करके देंगे। तो उन्होंने और उठा करके गरिमा घटा दी बेटा। अरे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हो गया थर्ड वाला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई भी ऑडिट ऑफ ग्रांट्स और लोन जो भी कहाँ से दिया गया बेटा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया गया। अगर कोई भी ग्रांट या लोन, तो उस अथॉरिटी का भी या उस पर्पस के लिए जिसके लिए दिया गया वो पर्पस फुलफिल हुआ कि नहीं, उसको भी देखने का काम किसका है, कैग का। ऑडिट ऑफ रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री। व्हाट इज स्टोर्स एंड इन्वेंट्री, स्टॉक, वेरी गुड। क्या गवर्नमेंट का स्टॉक रखा रहता होगा, यस गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, कितना सारा स्टॉक वहाँ होता है। रेलवे में आप देखते हैं IRCTC के पास कितना खाने पीने का स्टॉक है, बाकी चीज़ों का स्टॉक है, तो वो चीज़ हो गया। एंड ऑडिट ऑफ लास्ट क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज। तो कुल मिलाकर के ड्यूटी के नाम पे 7 काम है बेटा। पहला काम क्या है, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट। जनरल प्रोविजन है जिसमें 3 बातें, पहला है कंटिजेंसी फंड से क्या एक्सपेंडिचर हुआ, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड से क्या हुआ, और क्या है बताइए अपना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, ऐसी जगहों का जो कि अंडरटेकिंग है किसका, गवर्नमेंट का। फिर ऐसा कोई भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऐसी अथॉरिटी का विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट या ग्रांट, ठीक है। या फिर कोई भी ग्रांट या लोन किस पर्पस के लिए दिया, उस पर्पस में यूज हुआ कि नहीं हुआ। फिर रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, स्टोर्स एंड इन्वेंट्री और गवर्नमेंट कंपनी। क्या ये बात का समझ में। गवर्नमेंट कंपनी के लिए अपन एक बार चलेंगे आगे आने वाले पेजेस पे। अगर हम बात करें तो आपको इसके लिए आना होगा पेज नंबर 97 पे। पेज नंबर 97 पे आपको कंसेप्ट दिखेगा गवर्नमेंट कंपनीज का, दिख रहा है क्या, ओके। क्या बोल दिया गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कि भैया गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिट करना है तो एक्चुअली में कैग नहीं करता। सुनो, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन नहीं करता, कैग नहीं करता, क्योंकि कंपनीज एक्ट भी लगता है। कंपनीज एक्ट बोलता है भैया हमने CA बनाया है इसके लिए, 1200 कंपनीज हैं जो कि PSUs में आती है। अभी 1200 कंपनी अगर कैग के पास चली आएंगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, CA तो भूखा मर जाएगा, वो क्या काम करेगा। सबसे बड़ा ऑडिटर, ऑडिट फीस किसकी है, कौन सी कंपनी की है, SBI, 212 करोड़ रुपए, 212 करोड़ रुपए पे कर रहा है SBI, सिर्फ क्या कराने का, ऑडिट कराने का। ये किसकी कंपनी है, SBI गवर्नमेंट की कंपनी है ना। अब आप समझ लो ना, तो ये नो डाउट एक CA को नहीं मिल रहा। आप ऐसा मत सोचो वाह एक ही CA को मिल रहा है, आंसर इज नो, ये तो करना बहुत सारे CA कर रहे हैं, लेकिन टोटल इनका एक्सपेंडिचर इतना है। तो अगर हम SBI जैसे बैंक की बात करें और ऐसे बहुत सारे एंटरप्राइजेज होंगे जो कि गवर्नमेंट के हैं, अब अगर उनका ऑडिट अगर कैग करेगा या फिर कैग CA से नहीं कराएगा तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए कंपनीज एक्ट ने बोल दिया कि भैया नहीं सुनो, कैग कराना तो बेटा CA से ही, डायरेक्शन तुम दे देना, ठीक है, तुम अपने हिसाब से कराओ, रिपोर्टिंग तुम्हारे नाम की बनेगी ना, तो डायरेक्शन तुम दे देना। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए जो सेक्शन 143 है जो कि किसका है, कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैग डायरेक्ट द ऑडिटर द मैनर इन विच द गवर्नमेंट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। कैग बताएगा कैसे ऑडिट करना है, एंड द ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड to what beta, CAG, and the audit report shall among other things include the direction if any issued by the CAG.
साथ ही साथ अब कैग क्या करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। ये तो रिपोर्ट बना के किसको देगा बताइए, ऑडिटर कैग को देगा। अब कैग रिपोर्ट बना करके किसको देगा, शेयर होल्डर्स वगैरह को देगा। अब समझो ना, आखिरी में साइन कैग का होगा, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को अगर गलत रिपोर्ट मिली तो फिर कैग के ऊपर उंगलियां उठ जाएंगी। तो इसलिए कैग चाहे तो बाद में क्या करा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्या करा सकता है बोलो, सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट की अगर बात की जाए तो ऐसे केस में बताया गया है कि भैया यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री ऑडिट है, ठीक है, ये बेसिकली कैग कराएगा बाय सच पर्सन हु मे बी ऑथराइज, एंड कैग में ऑथराइज सच पर्सन टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ सप्लीमेंट्री ऑडिट। सप्लीमेंट्री ऑडिट कैग खुद भी 1200 कंपनियों का नहीं कर पाएगा, इसीलिए बताया गया कि कोई और इंसान को भी वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट या ऑथराइज कर सकते हैं कि वो कैग के बिहाफ में क्या करके देगा बताइए, सप्लीमेंट्री ऑडिट करके देगा। सप्लीमेंट्री ऑडिट के बाद बोला गया कि भैया कैग जो है वो कमेंट करेगा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। जब सप्लीमेंट्री ऑडिट करेगा तो भाई कुछ कमेंट्स होंगे उसके, तो वो कमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, कर भी सकता है। दूसरा, एनी सच कमेंट और सप्लीमेंट सेंड बाय द कंपनी टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये जो क्या है, ये जो कैग का जो रिपोर्ट है ये किसको पास भी जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास भी जाएगा। एनी सच कमेंट और सप्लीमेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द मेंबर्स इन द एजीएम। तो अभी अपन ने पढ़ा कि अपन ने ड्यूटीज पढ़ी किसकी, कैग की। पहली ड्यूटी क्या थी, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, को जनरल प्रोविजन है। फिर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द अथॉरिटी विच इज सब्सटेंशियली ग्रांटेड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। या फिर ग्रांट और लोन अगर अपन ने किसी को स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, क्या स्पेसिफिक पर्पस में वो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिसीट्स ऑफ यूनियन और स्टेट, अकाउंट्स ऑफ स्टोर्स एंड इन्वेंट्री और गवर्नमेंट कंपनी। पावर्स ऑफ कैग देखेंगे बेटा, कैग के पास क्या पावर है, तो कैग के पास पावर है आईटी। क्या बोलो, आईटी। वेर पहला है इंस्पेक्शन, वो किसी भी ऑफिस को, अकाउंट्स को जो कि गवर्नमेंट का है उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अंदर घुस जाएंगे, रेड मार लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रांसमिशन, कहीं से भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहीं मंगाना है तो ट्रांसमिट भी करा सकते हैं कि भैया मैं वहाँ गांव में नहीं आऊँगा चेक करने, मैं शहर नहीं जाऊँगा चेक करने, मेरे ऑफिस में भिजवाओ, ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। इंक्वायरी करना हो तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। समझ में आए कि नहीं? और फिर है विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट, जो कि अभी अपन ने पढ़ लिया है। बोलो, पढ़ा ना अभी अपन ने गवर्नमेंट का। अब मुझे ये बताओ बेटा, जब मैं गवर्नमेंट ऑडिट की बात करूं, तुमको डर किस बात का, गवर्नमेंट का आपको क्या लगता है घपला किस में होता होगा, गवर्नमेंट की इनकम में कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में? अभी एग्जांपल्स वही दिखा है। गवर्नमेंट इनकम के लिए कोई टेंशन नहीं बेटा, लेके ही रहेंगे, कहीं से नहीं छोड़ते। कलेक्टर नाम की पोस्ट इसीलिए है, कलेक्टर समझता है कि नहीं? कलेक्टर मतलब कलेक्टर कलेक्ट करता है, उसका काम ही है। ये कि कलेक्टर काहे के लिए बैठे, ये बैठे ही कलेक्ट करने के लिए। मतलब अगर कोई शहर का सबसे बड़ा गुंडा होता है तो कलेक्टर होता है, नो डाउट वो एजुकेटेड है, इसीलिए अपन उसको गुंडा नहीं बोल सकते। नहीं तो भाई वो अपने पर उतर के आया, और अगर मान लीजिए उन्हें टैक्स कलेक्ट करना हो, आपकी आंखों के सामने आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा बिना पूछे, अपना पैसा लेकर के जाने का अधिकार रखते हैं। मतलब समझ रहे हो आप, वो ऐसा कंसेप्ट है कि मान लो आपको गवर्नमेंट को देना था 2 लाख रुपए, मैंने अभी यहाँ का टैक्स नहीं भरा, 2 लाख मान लो, वो कलेक्टर अगर अपने पर आएगा तो ये प्रॉपर्टी मेरी आंखों के सामने ही बेच देगा 4 करोड़ की। 2 लाख रुपए अपना एक्सपेंसेस काटेगा, अपना 2-2.5 लाख रुपए काट के बाकी पैसा रख के चला जाएगा। आप समझ लो, इतना बड़ा अधिकार है। हालांकि वो यूज करे ना करे उनके ऊपर है। तो गवर्नमेंट बोलती भैया रेवेन्यू का कोई टेंशन नहीं, उसके लिए तो पूरा इंतजाम है। लेकिन तकलीफ किस बात की है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर खतरनाक करते, ताबड़तोड़ करते हैं। पहला एक्सपेंडिचर मैंने आपको कॉमनवेल्थ गेम दिखाया, दूसरा एक्सपेंडिचर मैंने आपको 2G स्पेक्ट्रम दिखाया, तीसरा एक्सपेंडिचर आप रायपुर में देख सकते हैं बेटा, जैसे अपन ने बोलते स्काई वॉक। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी देख करके बोल दे कि ये क्या प्रोजेक्ट है, क्या सोच के बनाया, क्यों ही बनाया, लेकिन बना दिया। अब बनाया तो वो बस पड़ा हुआ है। अब दिक्कत ऐसी हो गई है कि भाई वो ऐसा हो रहा है कि वो ना तो तोड़ा जाए ना तो बनाया जाए। अब वो ऐसी हालत पे पहुंच चुका है स्काई वॉक। तो स्काई वॉक अब ये ऐसा हो गया, ये एक्सपेंडिचर्स हैं। गवर्नमेंट बहुत भारी भारी एक्सपेंडिचर करते हैं, बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपए क्या कहते हैं लगाते हैं। तो वो खर्चों का अपन को ऑडिट करना पड़ता है। और वो ऑडिट भी जो खर्चों में होता है वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5। पहला है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, दूसरा ऑडिट ऑफ सैंक्शन, तीसरा ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, चौथा है प्रोप्राइटरी ऑडिट और 5वां है परफॉर्मेंस ऑडिट। कितने ऑडिट होते हैं बताओ? 5। पहला कौन सा है? ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। भाई ये चेक किया जाता है कि भाई जो भी ऑडिट किया, जो भी खर्चा किया गया है क्या वो रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से हुआ है कि नहीं।
भाई रूल्स बनते हैं ना खर्चा करने के लिए, कुछ भी उठा लोगे कुछ भी कर लोगे क्या? नहीं ना, रूल्स है ना खर्चा करने के। क्या उन्हीं रूल्स के दायरे में खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है? दूसरा ऑडिट ऑफ सैंक्शन, सैंक्शनड ही था कि नहीं, कि तुमने अपने आप कर दिया। कई बार अनसैंक्शनड चीजें बना देते हैं लोग, अपन को लगता है ठीक है होगी सैंक्शन, किसको पता है या नहीं, तो पीछे से कौन चेक करता है क्या है। और फिर जिसने सैंक्शन किया है क्या उसके पास सैंक्शन करने की अथॉरिटी थी भी कि नहीं थी? नहीं तो किसी से भी तुमने सैंक्शन करवा लिया, वो नहीं होना चाहिए। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, भाई हर चीज का एक बजट में क्या आता है, बजट में क्या बनाते हैं, बजट में क्या बनाते हैं, किसमें कितना खर्चा, तो प्रोविजन ही तो बनाते हैं ना अपन कि भाई इसमें इतना जाएगा। तो जब वो चीज अराइज हुई तो जो हमने खर्चा किया क्या वो उस प्रोविजन से ही किया कि नहीं जो फंड अपन ने बनाया था? और कहीं ऐसा तो नहीं जितने का प्रोविजन बनाया उससे कई गुना ज्यादा खर्चा कर दिया? ये तो गलत है ना यार। अगर तुमने प्रोविजन बनाया तो भी सोच समझ करके बनाया ना। तुमने बजट बनाया कि भाई इस चीज में मैं इतने लाख करोड़ लगाऊंगा, जैसे कि तुमने बजट बनाया अप्रूव किया 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क का, और तुमने कितने का कर दिया 250 करोड़, तो भाई प्रोविजन ऑफ फंड ये कैसे इतना कैसे हो गया? अब जवाब देगी सरकार क्यों हुआ। हो सकता है भाई कोई जेन्युइन रीजन हो सकता है जेन्युइन रीजन ना हो, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्या है, प्रोप्राइटरी ऑडिट। व्हाट इज प्रोप्राइटरी? वर्ड से क्या आ रहा है? प्रोप्राइटरी वर्ड से ओनर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। प्रोप्राइटर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करता है ना, खुद के लिए करता है, लेकिन गलत करता है कि सही करता है? सही करता है ना बॉस। आज मैं प्रोप्राइटर हूं तो मैं सोच के खर्चा कर रहा हूं कि कुछ भी कर डाल रहा, सोच के ही करना पड़ रहा है। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो इफ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस मार्केट, हमें पता था पहले तो हमें सर्वे करना है, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी देखना है, तो पहले मैं प्रेमाइसेस बिल्ड कर दूं कि पहले रेंटेड लूं? रेंटेड ही लूंगा ना। पहले देखेंगे क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, उसके बाद अपन हैवी इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे। तो मैं भाई सोच समझ करके सारे खर्चे कर रहा, लेकिन गवर्नमेंट का भी सोच समझ करके खर्चे नहीं करती। अच्छा, खर्चे करने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि वो खर्चे का यूज भी नहीं करती। एग्जाम्पल, स्काई वॉक बनाया तो बना करके तुमने हवा में टांग दिया, उस पर चढ़ेंगे कहां से? सीढ़ियां ही नहीं बनाई तुमने। समझ में आया कि नहीं आया? वो सीढ़ियां ही नहीं है ना, वो बस बना हुआ है। अब लोगों को लग रहा है इसमें मेट्रो चला देते हैं। अरे कहां से चला दोगे? उसमें आदमी के चलने जितनी स्ट्रेंथ दी है, मेट्रो थोड़ी ना ऐसे हवा में चल जाती है। तो वो बना करके बस छोड़ दिया, वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें सीढ़ी नहीं दी है ना चढ़ने की ना उतरने की। आप जाके आज देखना, आधी निकली है सीढ़ी, फिर हवा में लटका हुआ है, आदमी गिरेगा ही नीचे सीधे उतरते साथ ही। तो ये वैसा हालत कर दिया है। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट ना, तुमने लगाया पैसा 70 करोड़ के आसपास लगा उसमें। अब 70 करोड़ रुपए अगर आपने लगाए हैं तो आप मुझे बताओ कि उसका क्या यूज कर रहा? कुछ यूज नहीं हो रहा। समझ में आ रहा? बीच में तोड़ने का ऑर्डर था, अब तोड़ेंगे तो उसको वापस से जो उसके जो बनाए हुए हैं, जो भी क्या बोलेंगे पिलर्स, फिर उसको रिवैम करने में और 10-15 करोड़ घुस जाएंगे। इससे अच्छा पड़ा है वो पड़ा ही है। देश मतलब पहचानेगा कि ऐसा भी कुछ काम किया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रोप्राइटरी ऑडिट है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब कि वो चीज का परफॉर्मेंस कैसा हुआ। कोई काम अगर हमने किया तो वो काहे के लिए किया? कोई भी इंसान काम काहे को करता है? ताकि उस काम से उसकी इज्जत बढ़े। अरे समझ में आया ना? तो मैं शादी काहे के लिए, शादी में इतना पैसा खर्चा करते, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लोग खर्चा कर देते, काहे को करते? ताकि क्या बढ़े? इज्जत बढ़े। और अब आपने खाना ढंग का नहीं रखा तो क्या हुआ? वो 10 करोड़ रुपए आपका पानी में चला गया। लोग वहाँ पे बुराई कर रहे हैं, कुछ नहीं खाना है, सच्चा बात चौपाटी में खा लेंगे, चलो नाइट चौपाटी को लिए। अब आप मुझे बताओ, सामने वाले का 10 करोड़ तो तुमने पानी कर दिया ना। तो वही एक खास चीज़ है ना भाई, कि भाई बोला ये जाता है कि क्या परफॉर्मेंस ऑडिट में कि भाई ये देखा जाएगा कि क्या आपका जो खर्चा हुआ है, क्या वो खर्चे ने वैल्यू जनरेट किया कि नहीं किया। एग्जाम्पल, कॉमनवेल्थ गेम, क्या वैल्यू जनरेट हुआ? हमने जो इतना पैसा लगाया, 70,000 करोड़ रुपए का तो नुकसान है, तो काम तो 1 आध लाख करोड़ का हुआ होगा। 1 आध लाख करोड़ रुपए जो हमारे देश में लगाए गए, उस काम के लिखाई के लिए लगाए थे, अतिथि देवो भवा। यहां से जाएं तो इंडिया की बातें होनी चाहिए कि भैया कॉमनवेल्थ गेम जो इंडिया में हुआ है ऐसा पूरे संसार में नहीं हो सकता। तो ऐसी ही बातें गई हैं कि जैसा इंडिया में हुआ है वैसा संसार में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गलतियां की है
इतनी गलतियां की कि क्या कहना बेटा। स्पीचेस ढंग से तैयार नहीं, तैयारी हुई नहीं, फ्लाईओवर अलग गिर गया बेटा, वहां पर अलग से दंगे अंगे चालू हो गए, मतलब पूरा नाम खराब कर दिया। एक अलग से पूरा ना क्या बनाया, एक अलग से गांव टाइप का बनाया फॉर द एथलीट्स, ताकि एथलीट्स को एकदम सुबह उठना है, दौड़ना है, भागना है, उनको एक एनवायरनमेंट नेचर अच्छा मिलना चाहिए, तो हट टाइप का बनाया उनके लिए। ठीक है भाई, आपने अच्छा किया, बना दिया, उसके अंदर सीवेज सिस्टम ही आपने खराब कर दिया। उनका क्या हो रहा है, उनके रूम में पानी पूरा सीवेज सिस्टम कहा जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या इससे नाम अच्छा क्या होगा, बर्बाद हो गया। इससे अच्छा होटल ओयो करा के रुकवा देते बेटा, अरे समझ में आता, सस्ते में काम हो जाता। तो इस तरीके का आपने काम किया है तो देश का नाम बर्बाद कर दिया ना आपने। 1 लाख करोड़ भी गए और बर्बादी भी अलग हुई। समझ में आएगी नहीं? तो ये कहाँ पे पता चलता है, परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो कितने ऑडिट होते हैं बोलो ना, 5 ऑडिट होते हैं। पहला ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, दूसरा ऑडिट अगेंस्ट सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। अब अंदर देखो एकदम गहराई में बातें लिखी है। इसका होलसेल क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है, जितने 5 पॉइंट ये है। इसका रिटेल क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है नेक्स्ट पेजेस में जो दिया हुआ है। समझ में आए? चलो, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स और ऑर्डर। इंद्र हमें समझाएंगे एक एक पॉइंट बेटा, इससे नींद भागेगी। ये पानी पीने से भी बेटा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अपने को। आइए चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? क्या देखना होगा ऑडिटर को कि क्या नहीं है, दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विथ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी खर्चा किया है किसने, ऑडिटर ने, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन का इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट। तो खर्चे ऐसे करो जो रूल्स के अंतर्गत हो, कुछ भी खर्चे मत करो। नेक्स्ट पॉइंट, तो सीएजी ने जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखी है ऑडिट की, अकाउंट्स की, उसके हिसाब से वो क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। ओके, कोई भी हायर अथॉरिटी ने कोई रूल बनाया है, कोई ऑर्डर दिया है, उसके विरुद्ध जाकर के खर्चा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्या बोला गया है, अगर इसको वैसे अलग से सैंक्शन होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कई कई चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको वहाँ का सैंक्शनिंग चाहिए होगा। अगर वो सैंक्शनिंग अगर मान लीजिए नहीं है कॉम्पिटेंट मतलब उस अथॉरिटी की, तो जिसने सैंक्शन किया है क्या उसके पास वो अथॉरिटी है या नहीं है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लास्ट बोले, रूल्स और रेगुलेशन बनाना ऑडिटर का काम नहीं है, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये देखना किसका काम है, ऑडिटर का काम। समझ में? ये तो ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अब ऑडिट ऑफ व्हाट दोस्तों, सैंक्शन। तो ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो प्रॉपर्ली सैंक्शन से कवर्ड है या नहीं है, एंड टू सेटिस्फाई कि जो अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है इट इज कॉम्पिटेंट टू डू सो। द ऑडिटर शुड कंसिडर दी फॉलोइंग, ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ सैंक्शनिंग पावर, he should examine whether all sanctions are adequately noted, and for petty expenditure signature of competent authority on a bill can be regarded as sanction। तो ये चेक करना है कि भैया सैंक्शनिंग पावर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, फिर जो भी सैंक्शन हुआ है वो एडिक्वेटली नोटेड है कि नहीं प्रिस्क्राइब रजिस्टर में, और पेटी एक्सपेंडिचर के लिए जो साइन किया है वही अपने आप में क्या होगा, सैंक्शन। उसके लिए अलग से कोई सैंक्शन लेटर मिलने वाला नहीं है। समझ में? फिर है प्रोप्राइटरी, लेकिन प्रोप्राइटरी के पहले पढ़ेंगे अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। व्हाट इज दिस प्रोविजन ऑफ फंड, पढ़ेंगे एक बार। इंद्र बताओ वापस, क्या चेक करना है इसमें? पहला ए पॉइंट, देयर इज अ एक्सपेंडिचर उसी में से इनकर होने चाहिए जिसका इन्होंने प्रोविजन बनाया रखा है। तो प्रोविजन जब बनाया है आपने तो वहीं से ही पैसा निकालो ना, फिर और कहीं से पैसा क्यों निकालना। एंड एप्रोप्रिएशन मेड, जितने का आपने प्रोविजन बनाया है उससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोविजन सोच समझ करके बनाया था, फिर ज़्यादा का खर्चा क्यों हो रहा है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट। इसमें अपन इंश्योर करते हैं कि जो वेरियस प्रोग्राम हैं,
वेरियस स्कीम है, वेरियस प्रोजेक्ट है जहाँ पे लार्ज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हैव बीन इंकर्ड आर रन इकोनॉमिकली एंड यील्डिंग रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड टू देम। जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ है, वो इकोनॉमिकली रन हो रहा है या नहीं हो रहा है और सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। It is an objective examination of financial and operating performance of a program or a project and is oriented towards identifying opportunity for greater economy. Component इसके कितने हैं बेटा? 3, efficiency, economy और effectiveness. What do you mean by economy? पैसा. Efficiency, कम में करना, कोई भी चीज को कम में करना, लेकिन कम में क्या करना है? बम। तो एफिशिएंसी मतलब कम में, और इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे हो जाना चाहिए, सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कहीं पर आपने एफिशिएंसी मेंटेन किया लेकिन इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं किया, क्या मजा आएगा? क्या मैंने आपको बोला 15 दिन में पूरा ऑडिट, ठीक है, मैं ही बस समझ रहा हूं, तुम कुछ नहीं समझ पा रहे। 15 दिन में कवर करा दिया, क्या मजा आ गया? नहीं आया, तो इफेक्टिवनेस हर्ट हुई। भले एफिशिएंसी थी, हाँ 15 दिन बोला, 15 दिन में खत्म कर दिया, अरे समझ में भी तो आना चाहिए। और दूसरा इफेक्टिवनेस, मैंने आपको बोला 35 दिन, मैंने आपको 350 दिन पढ़ा रहा हूँ बेटा, लेकिन ऐसा पढ़ा रहा हूँ बेटा कि आप आज अगर मान लो रात को अकेले हो, लोनली फील कर रहे हो, मन में अच्छा नहीं लग रहा है, सोचा नस काट लूँ, आपने जैसी नस काटी बेटा ऑडिट बह के निकल रहा है, ऐसा ऐसे के नाम निकलते जा रहे बेटा, ऐसा मैंने आपके अंदर फिट कर दिया। कितने दिन में? 350 दिन में। मजा ही आ जाएगा। बोलो हाँ। नहीं आएगा ना, क्योंकि वो एफिशिएंटली नहीं हुआ। तो काम एफिशिएंसी से भी होना चाहिए, काम इफेक्टिवली भी होना चाहिए, काम इकोनॉमिकली भी, तभी तो मजा है यार काम का। कुछ बोलते ही नहीं हो यार। यस, तो वही चीज है एफिशिएंसी ऑडिट। It looks into whether the program scheme are executed and their operation conducted economically and whether they are yielding the result expected of them. The relationship between good and services produced and resources used to produce them. क्या बोला? ये देखो क्या बोल रहा है? The relation between goods and services produced. कितना produce किया and कितना use किया उसे produce करने में, मतलब कम इनपुट होना चाहिए और कितना आउटपुट निकाला। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट निकालोगे तभी तो मजा है जिंदगी का। Yes or no? Yes. And examination aim to find out the extent to which operations are carried out in efficient manner. क्या बात समझ में? Economical, it looks into whether entity has acquired financial, human and physical resources in an economical manner. क्या आपको सस्ते में मिला कि नहीं? ठीक है? And next क्या effectiveness? It is an appraisal of the performance of program, scheme, project with reference to overall target objective, as well efficiency of the means adopted for attainment of the objective. The procedure for conducting performance audit covers identification of topic, preliminary study, planning, execution of audit and reporting. बोलो शिफा। चलिए, तो एक हो गया हमारा क्या दोस्तों? पहला रूल्स एंड ऑर्डर्स, दूसरा सैंक्शन, तीसरा प्रोविजन ऑफ फंड, चौथा परफॉर्मेंस, पांचवा अब क्या बच रहा है? प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट किसके बारे में बात कर रहा है? ऑडिटर ट्राइज आउट टू ब्रिंग आउट केसेस ऑफ व्हाट दोस्तों? इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल, इनफ्रक्शियस एक्सपेंडिचर, even though expenditure has been incurred in conformity with the rules and regulation. मतलब बनाए किसके हिसाब से गए हैं? मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही खर्चा किया गया है, बट वो खर्चा क्या है? प्रॉपर नहीं है, अवॉइड इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है, इनफ्रक्शियस है। With the passage of time, it was felt that regulatory audit alone was not sufficient to protect properly the public interest in spending money by executive authority. A transaction may satisfy all the requirement of regulatory audit in so far as the various formality regarding rules and regulation are concerned, but may still be highly wasteful. कैसे होंगे? Wasteful होंगे. A building may be constructed for installing what दोस्तों? Telephone exchange, but may not be used. आपने क्या बना दिया? बिल्डिंग, लेकिन उसको क्या नहीं कर रहे? यूज ही नहीं कर रहे।
जैसे हमारे इंटर स्टेट बस स्टैंड बन गया था रायपुर में, 6 महीने तक यूज ही नहीं किया, बोले फीता काटने वाला मिल ही नहीं रहा। अरे आया कि नहीं आया? तो वो रोक करके रखे थे ना कि सही टाइम पे हिट करेंगे, क्योंकि इंटरस्टेट बस अच्छा बनाया उन्होंने। मतलब बाहर से देखने पर मेरे को ऐसा लगा था यूनिवर्सिटी है, कुछ समय के बाद पता चला कि वो बस स्टैंड है, तो उसका लुक थोड़ा अच्छा दिया, ऐसा बनाया। अभी फ्लाईओवर है बेटा, इलेक्शन के पहले फ्लाईओवर तैयार था, लेकिन उसको काट ही नहीं रहे थे फीता, बोले नहीं अभी नहीं करेंगे, कि इलेक्शन में बताना भी तो पड़ेगा हमने फ्लाईओवर बनाया है। लोगों की मेमोरी बहुत छोटी है ना, भूल जाएंगे। वैसा है, मोदी जी ने बकायदा प्रोप्राइटरी ऑडिट का पूरा मजा लिया बेटा, प्राण प्रतिष्ठा करा के। मंदिर बना नहीं है लेकिन प्रतिष्ठा करवा दी बेटा। अभी कारण क्या है? इलेक्शन। अभी आचार संहिता लग जाएगी, सब रुक जाएगा। तो मैं बोला कि नहीं भाई, जो अपन ने 10 साल मेहनत की है, वर्किंग की है, 500 साल का जो काम है वो अपन ने 5-10 साल में किया है, इसको छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ही क्या करा दी? प्राण प्रतिष्ठा। तो ये क्या कंसेप्ट है भाई? ये प्रोप्राइटरी ऑडिट। ये भैया कई बार ऐसा होता है चीजें बन जाती है, आप यूज ही नहीं करते हो। गवर्नमेंट स्कूल बन गया, यूज ही नहीं कर रहे। बस स्टैंड बन गया, यूज ही नहीं कर रहे। तो ये सब प्रोप्राइटरी ऑडिट में पता चलता है, दीज आर हाईली वेस्टफुल। अभी यूज नहीं कर रहे हो मतलब उसका यूज था नहीं, जब यूज था नहीं तो बनाया काय को? आया कि नहीं आया? पक्का। ऑडिट शुड देयरफॉर सिक्योर अ रीजनेबली हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल मोरालिटी। यहां पर ऑडिटर का दिमाग ऐसा होना चाहिए कि भाई पब्लिक के पैसे का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। Into the wisdom, faithfulness and economy of transaction. These considerations have led to the evolution of what दोस्तों against propriety, which now being combined by the audit authority with the routine function of regulatory audit. It is hard to frame any precise rules for regulating the course of audit against propriety. Such an objective of audit depends for its acceptance on an appeal to the common sense and straight logic of the auditor and of those whose financial transactions are subjected to proprietary audit. However, some general principles have been laid down in the audit code which have for the long been recognized as a standard of financial propriety. Audit against propriety seek to ensure that expenditure conform to these principles which have been stated as follows. जिसमें यहाँ पर कितने पॉइंट दिए गए? 3 पॉइंट। पहला क्या बोल दिया है? क्या बोल दिया? पढ़िए। जितना वहां पे खर्चा होना चाहिए उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर ना हुआ हो। अरे समझ में आ रहा है ना? अगर उससे ज्यादा का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये वेस्टफुल ही है ना। एवरी पब्लिक ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in his own money. Next, no authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage. आप उस पैसे का इस्तेमाल अपने खुद के एडवांटेज के लिए नहीं करेंगे। Public money should not be utilized for the benefit of a particular person. ये जो 4 पॉइंट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो भी क्या है भाई? वो भी गलत है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल, पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अगर आप खर्चा कर रहे हैं वो भी क्या है? गलत है। क्योंकि ऐसे में तो गलत है ना, लेकिन कुछ केसेस में बोला गया वो गलत माना नहीं जाएगा। पहला, अगर वो अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है। अब थोड़ा बहुत अगर आपने किसी के ऊपर कर दिया, छोटा मोटा खर्चा किसी कम्युनिटी के ऊपर कर दिया, ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर कर दिया, चल जाता है। वो अगर गवर्नमेंट भी कर रही है, छोटा अमाउंट है तो चलेगा। या दूसरा, अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स इन कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ ने क्या कर दिया था? अलाउ किया हुआ है। लाइक अगर अपन बात करें ST SC OBC, यहाँ पर अलग खर्चे बहुत सारे होते हैं, उनके लिए अलग से उनको मिल रहा है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, फ्री में आप राशन दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप बोले अरे हमारे टैक्सेस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो कोर्ट ऑफ लॉ ने बोल दिया, कोर्ट ने जजमेंट दिया, लॉ में लिखा हुआ है, हमें देना पड़ेगा, तो आप वहाँ पे उसका पॉइंट नहीं उठा सकते। या एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज इज पर्सुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज पॉलिसी और कस्टम। कोई कस्टम बना हुआ है, कोई पॉलिसी बनी है, तो उसमें अगर वो खर्चा किया जा रहा है तो कहीं से भी वो प्रोप्राइटरी ऑडिट में नेगेटिव पार्ट नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ अलाउंसेस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह। ऐसा कुछ ना हो कि कोई इंसान अगर मान लीजिए गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो सैंक्शन कर रही है खर्चे को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा खर्चे को सैंक्शन कर दिया जो सामने वाले के लिए होल एंड सोल प्रॉफिट का सोर्स बन जाए। एग्जाम्पल,
गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आया और बोला भैया ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर का हमको क्या चाहिए, रीइंबर्समेंट चाहिए, तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इतना हाईली रीइंबर्स किया, इतना हाई अमाउंट को रीइंबर्स किया कि वही उसके लिए क्या बन गया, सोर्स ऑफ प्रॉफिट बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने बोला भैया ट्रैवलिंग का तुमको 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ तक जाना है, यहाँ 40 किलोमीटर दूर, अरे उसका इतना कैसे बनता है? तो आपको ऐसा बना करके देना है उसको, ऐसे रिइंबर्समेंट या ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि उसके लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट ना बन जाए। तो वही बोला है, द अमाउंट ऑफ अलाउंस सच एज ट्रैवलिंग अलाउंस ग्रांटेड टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप शुड बी सो रेगुलेटेड दैट अलाउंस आर नॉट द होल सोर्स ऑफ प्रॉफिट टू द रेसिपेंट। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का अच्छे से? दिस इज द कंसेप्ट। हाँ जी, हाँ। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये सिर्फ लास्ट वाला है। हालांकि ऊपर वाले पैराग्राफ से आपको क्या उठाना पड़ेगा, कुछ कंटेंट तो उठाना पड़ेगा। तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक। उसमें भी, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। बताइए, कोई भी डाउट इसमें? तो अभी अपन ने किसके बारे में बात कर लिया, बताइए, एक्सपेंडिचर। अब बात करेंगे किसके बारे में, इनकम। इनकम को लेकर के कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा इन लोग ले ही लेते हैं बेटा। तो इनकम को लेकर के बस ऑडिट जब आप करेंगे रिसीट का, तो आपको पहले ही चेक करना है क्या असेसमेंट ऑफ रेवेन्यूज, क्या टैक्सेस वगैरह का असेसमेंट ठीक से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दूसरा क्या बोला है, प्रोसीजर फॉर कलेक्शन। क्या है ये प्रोसीजर फॉर कलेक्शन? कैसे आप कलेक्ट करते हैं, तो प्रोसीजर फॉर कलेक्शन। इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या, इंप्लीमेंटेशन। प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज दिस प्रॉम्प्ट डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन? ओके, छानबीन करना कि भाई कुछ गड़बड़ अगर हुआ हो, जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि 2-2 बार टैक्स का रिफंड हो जाता है, डबल टैक्स रिफंड्स चले गए, तो कैसे तुरंत पता चल जाएगी यहाँ गड़बड़ हुआ है? बाद में नहीं, बाद में तो फिर हाथ से निकल जाएगी बाजी। तो सब प्रॉम्प्ट है कि नहीं है वो चेक करना है। एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड व्हाट दोस्तों, प्रोसीजर। तो जल्दी से पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ रिसीट्स, फास्ट पढ़ो, आप ही को ही पढ़ना है। बोलो दोस्तों, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? रिव्यू ऑफ सिस्टम, बाकी आ गए? चलो, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर टू सी दैट इंटरनल प्रोसीजर एडिक्वेटली सिक्योर correct and regular accounting of demand collection and refund and pursuant dues up to final settlement and to suggest improvement। इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है? क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा है कि नहीं कि उसमें रिकॉर्डिंग हो पाती है किसकी, करेक्ट एंड रेगुलर अकाउंटिंग हो पाती है कि नहीं, कलेक्शन की एंड रिफंड्स की अप टू द व्हाट दोस्तों, फाइनल सेटलमेंट। समझ में आया कि नहीं? एंड टू सजेस्ट व्हाट दोस्तों, इंप्रूवमेंट। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसके लिए क्या, इंप्रूवमेंट। बोलो, कोई भी डाउट इसमें? चलिए, नेक्स्ट क्या, ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक। ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, इन्वेंट्रीज की। ठीक है, तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो उसके लिए भाई आपको सबसे पहली चीज़ इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल राशन दुकान जो कि गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे गुड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए बोला गया ऑडिट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक में सबसे पहली चीज़ है भाई आपको चेकआउट करना होगा कंप्लायंस विद व्हाट दोस्तों, रूल्स एंड प्रोसीजर टू ascertain whether regulation governing purchase, receipt, issue of store is properly carried out
इसका रिपोर्टिंग फोकस यही है कि अगर गवर्नमेंट ने अच्छे से क्या नहीं किया होगा, परचेजेस नहीं किया होगा, उसमें कुछ गड़बड़ होगा तो हम उसे क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। परचेज में जो भी प्राइस पे किया है वो रीजनेबल होना चाहिए, क्वालिटी सही होनी चाहिए, क्वांटिटी सब सही होनी चाहिए। इसमें रिपोर्टिंग फोकस में क्या आएगा, जो भी अनइकोनॉमिकल परचेजेस वगैरह किए, जो भी लॉस हुए, डिफेक्टिव आइटम या इन्फीरियर आइटम लिए, तो वो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर अकाउंट्स ऑफ रिसीट, इशू एंड बैलेंसेस, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग किया कि नहीं, इतना माल आया है, फिर इतना इशू किया गया, इतना हमारे पास बैलेंस बचा है। एंड टू रिपोर्ट ऑन एनी डेफिशिएंसी इन क्वांटिटी ऑफ स्टोर्स हेल्ड और क्वांटम आइडल और ऑब्सोलीट स्टॉक्स। क्या ये बात समझ में? चलो, फिर है लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, ऑडिट ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स। कमर्शियल अकाउंट्स मतलब ये किसके बारे में बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर अलग अलग जो धंधे चलते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे एक होता है डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, एक है स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक है गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज कैसा हो गया, एग्जांपल रेलवेज अ डिपार्टमेंट, डिफेंस इज अ डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडीज की अगर बात की जाए तो भाई इसमें हो जाता है हमारा LIC, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ICAI इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। गवर्नमेंट कंपनी तो हो गई भेल, गेल, सेल, BP, HP, BSNL, MTNL, यस और नो? यस। तो अगर डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज है तो उसका ऑडिट कौन करेगा, तो कैग इन द सेम मैनर एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वैसे ही करेगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो इनका एक एक्ट होगा, LIC एक्ट अलग है, SBI एक्ट अलग है, अपना ICICI का CA एक्ट अलग है। उसके अंदर ऑडिट ऑफ दीज बॉडी डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ गवर्निंग स्टैट्यूट, उनके ऊपर जो लॉ लगता है उसके हिसाब से होगा। और गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर, तो गवर्नमेंट कंपनीज ने बोला जिसके लिए अपन ने ये पढ़ चुका है, बोल दो ना जरा। थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है भाई, बैलेंस जो भी इशू करते हैं, जो हम इशू करते हैं, जो हमारे पास रिसीट होता है, जो बैलेंस है, तो अपन क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे करेक्टनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ बैलेंसेस इन स्टॉक, क्या स्टॉक का जो बैलेंस है वो सही है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड नॉर्म्स, लेवल ऑफ कंजम्पशन। टू कंडक्ट पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन, टू टैली विद दी बुक्स, तो वही है कि वहां पे स्टॉक रखा है कि नहीं, कितना आया था, कितना गया, वो सारी चीज। बोलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन वाइज अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा भाई आपको, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कैग, व्हाट आर द पावर्स ऑफ कैग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर, ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट के बारे में बताओ, परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में बताओ, गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर क्या रूल्स रहते हैं गवर्नमेंट कैग के, ठीक है, या क्या रूल्स हैं गवर्नमेंट ऑडिट को लेकर के, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराना है, ये सारा हो गया। इसके अलावा रिसीट्स के ऑडिट को लेकर के आ सकता है, बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट ही आएगा, इसमें कोई केस स्टडी नहीं है। और ये जो है ये एक्चुअली में मेरी बुक में अलग चैप्टर है, बट एक्चुअली में ये पार्ट है स्पेशल ऑडिट का ही, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर का लगभग आते ही आता है पास्ट ट्रेंड से, और पहले ICI इसको अलग इज्जत भी देता था क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी नाम से, गवर्नमेंट ऑडिट नाम से एक अलग चैप्टर ही था, फिर उसको अभी स्पेशल ऑडिट का पार्ट बनाया गया है, बट मोस्ट प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग 4 से 6 नंबर का। कोई भी डाउट? पक्का? चलिए, तो आज के लिए करते हैं इतना ही दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अपन कल की क्लास, कल नहीं परसों की क्लास, चलो ठीक है, तो मिलेंगे अपन फिर परसों दोस्तों, ठीक है, नहीं दोनों की नहीं रखते फिर, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाबा, सी या, बाय बाय।